वेलकम इन बीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के लिए हम लोग 3 नियम मेन रूप से पढ़ेंगे। पहला नियम है, यदि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश की कोई किरण दर्पण पे डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य फोकस से होकर के चली जाती हैं। फिर से देखिएगा, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे भेजी जाती है तो ये दर्पण के बिंदु ए से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से चली जाती है, जो कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि इधर से भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेजें तो ये मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगी। हमेशा जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेजी जाए तो मुख्य फोकस से ही होकर के चली जाती है। तो इसमें ये मुख्य फोकस है। अगला नियम है, दूसरा नियम जो है बिल्कुल इसी का उल्टा है कि यदि प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से भेजा जाए, अगर मुख्य फोकस से ही भेज दिया जाए तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए, यदि यहाँ ही मुख्य फोकस से ऐसे हम भेज दें ऐसे, तो ये मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो बिंदु एफ से यदि कोई प्रकाश की किरण भेज दी जाए तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ऐसे। तीसरा नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो यदि ये वक्रता केंद्र है और यदि कोई किरणें हम वक्रता केंद्र पे भेज दें तो ये वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। इधर भेजेंगे तो ये वापस चली जाएगी ऐसे। और ये चौथा नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना। कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, ये सब पढ़ेंगे। तो बिंब की स्थिति, यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए, अनंत पे यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो मुख्य फोकस पर बनेगा तो इसके लिए देखते हैं चित्र द्वारा कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इसके लिए एक चित्र ड्रा करते हैं। यह अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C और आगे हो जाएगा अनंत। मान लीजिए कि ये हो गया अनंत। तो अनंत का ये बीच हो गया, वक्रता केंद्र C तथा ये C तथा F का बीच, F तथा P का बीच ये है। यदि वस्तु को आप अनंत पे रखते हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच बनेगा। और यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखें तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। और वस्तु को यदि वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। यदि वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और यदि वस्तु को हम
मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए, अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा बिंदु साइज का, और अत्यधिक छोटा वास्तविक तथा उल्टा। यदि वक्रता केंद्र सी से परे रखें, वस्तु को वक्रता केंद्र सी से परे रखें, यानी कि एफ तथा सी के बीच रखें, तो इसका प्रतिबिंब एफ नहीं, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और यदि सी पर रखें तो सी पर ही बनेगा समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी तथा एफ के बीच रखें तो सी से परे बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पी पर रखे तो ये एफ पे रखे तो अनंत पर बनेगा अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा। पी तथा एफ के बीच रखे तो दर्पण के पीछे बड़ा आकार का आभासी तथा सीधा बनेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे किरण आरेख, इसका कैसे कैसे बनता है। तो देख लीजिए, अनंत पर यदि वस्तु को रखें, अनंत पर वस्तु को अनंत इधर कहीं रखें तो इसका प्रतिबिंब ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और यहाँ पे आएगी मुख्य फोकस से, और एक और किरण यदि हम भेज दें मुख्य फोकस से तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये गलत हो गया, एक किरण को इधर से भेज रहे हैं मुख्य फोकस से, समांतर निकल गई। एक किरण को और भेजते हैं इधर मुख्य फोकस से, ये समांतर भेज रहे हैं मुख्य फोकस से होकर के चली गई। तो ये देखिए यहाँ पे कट रहा है, यानी कि मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल बिंदु आकार का। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का। और यदि वक्रता के सी से परे रखें, यानी कि सी से कुछ आगे रखें, तो इसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बनता है। ये यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखें तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। देखिएगा, ये ए बी वस्तु को रखे हैं, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश तो बिल्कुल बराबर आकार का और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखें, सी तथा एफ के बीच रखें, ए बी वस्तु को रखें हैं सी तथा एफ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब सी से परे यानी कि सी से दूर तथा अनंत के बीच बनेगा, ए डैश बी डैश। यदि वस्तु को मुख्य फोकस पे रखें तो जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये ए बी मुख्य फोकस पे वस्तु रखें हैं और इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे कहीं बनेगा। ये कट नहीं रही लाइन है, अनंत पे जा कर के कहीं बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। पी तथा एफ के बीच यदि वस्तु को रखें, पी तथा एफ के बीच, ये पी है ये एफ है, इसके बीच ए बी यदि वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही ये आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ए डैश बी डैश। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो समांतर टार्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में वाहन के। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, और हम चेहरे देखने के लिए या शेविंग दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसमें भी अवतल दर्पण होता है। चेहरे देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। देखिए, यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें भेज रहे हैं तो ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, लेकिन लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किरणें। और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के अंदर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यदि हम मुख्य फोकस की ओर कोई प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अर्थात यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ भेजी जाए तो ये वापस चली जाती है उसी वो मार्ग में। इधर भेजी जाती है तो इसी पर वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा दो ही स्थिति है कि अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, आभासी तथा सीधा। लेकिन अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच अगर कहीं रखें वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा तथा आभासी और सीधा बनेगा। ये इसका किरण आरेख रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ मिलती है। तो जो ये वाहनों का ये जो लाइट होता है ये उत्तल दर्पण होता है। लेकिन ये दर्पण उत्तल दर्पण, लेकिन इसमें जो हेडलाइट लगा रहता है आगे इस बाइक का, वो जो है अवतल दर्पण होता है। दुकानों में इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ते हैं। तो गोली दर्पण में ये सारी दूरियां P से मापी जाती है। इधर की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अर्थात इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो बीम की दूरी U हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखा जाता है और यहीं से प्रकाश की किरण भेजा जाता है। अतः U का मान हमेशा माइनस में आएगा, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस बाएं साइड होता है। इधर ये बाएं साइड फोकस होता है तो इधर की दूरियां सभी ऋणात्मक है, इसलिए अवतल दर्पण में F ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस अंदर होता है और इधर की दूरियां धनात्मक होती है जबकि इधर की दूरी ऋणात्मक होती है। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। दर्पण के लिए सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी और F फोकस दूरी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन यम होता है, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं और ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं।
देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए कि प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बन रहा है 5 सेमी का, वस्तु की ऊंचाई है 3 सेमी, तो ये इसका अनुपात जो है यही होगा आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन m बराबर एच आई का मतलब इमेज प्रतिबिंब, HO ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर -v/u, m बराबर -v/u। या m बराबर HI/HO बराबर -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है। यदि HI बराबर HO हो तो m बराबर 1, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। यदि आवर्धन 1 आए तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। यदि आवर्धन का मान कम आए 1 से तो प्रतिबिंब से बड़ा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। यदि आवर्धन का मान कम हो 1 से तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है, और आवर्धन का मान m 1 से अधिक हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। यदि m का मान कम है 1 से तो दर्पण उत्तल है। यदि m का मान अधिक है 1 से तो दर्पण अवतल है, और m का मान निगेटिव है तो दर्पण अवतल है। दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए।